नमस्कार दोस्तों, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसलेशन थ्योरीज। इसके अंदर हम ट्रांसलेशन थ्योरीज तो कवर करेंगे ही, साथ में स्किल्स ऑफ ट्रांसलेशन एंड क्वालिटीज ऑफ ट्रांसलेटर, यानी कि एक ट्रांसलेशन में क्या क्या स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं और एक ट्रांसलेटर के क्या क्या क्वालिटीज यानी कि गुण होते हैं। इसके अलावा सोर्सेज कौन कौन से होते हैं ट्रांसलेशन को, ये भी करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ट्रांसलेशन थ्योरी पे बात करेंगे। ट्रांसलेशन थ्योरी में टोटल 6 टाइप ऑफ अप्रोचेज हैं। सोशियो लिंग्विस्टिक अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, हार्मेनेटिक अप्रोच, लिंग्विस्टिक अप्रोच, लिटरेरी अप्रोच और सेमियोटिक अप्रोच। ये 6 अप्रोच हैं। इन्हीं को हम ट्रांसलेशन थियरीज भी बोलते हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सोशियो लिंग्विस्टिक अप्रोच। सोशियो लिंग्विस्टिक अप्रोच ट्रांसलेशन का ये बोलता है कि जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है उसी से पता चलता है कि क्या चीज़ ट्रांसलेट किया जा सकता है और क्या चीज़ ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं कि क्या चीज़ जो है ट्रांसलेट करने से एक्सेप्टेबल होगा सोसाइटी को और क्या चीज़ जो है नहीं होगा। तो ये जो पर्सपेक्टिव है सोशियोलिस्टिक अप्रोच वाला, ये इसमें एक ट्रांसलेटर जो है क्या होता है कि सोसाइटी का खुद का ही एक प्रोडक्ट होता है। और ये बोलते हैं कि आवर ओन सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग वी ट्रांसलेट, यानी कि जो ट्रांसलेटर है वो सोसाइटी से ही आता है और वो सारा सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड जो होता है वो जो भी ट्रांसलेट करते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो सोर्स होगा और जो टारगेट होगा, दोनों लैंग्वेजेस एक ही आदमी जिसको पता है और उसी सोसाइटी के बैकग्राउंड से आता है, जिस कल्चर के अंदर ट्रांसलेट जिस जिस टारगेट को हम पॉपुलेशन को उसके ऊपर जो है टारगेट कर रहे हैं ट्रांसलेट करने के लिए, तो दोनों जो है सेम ही कल्चर के होने चाहिए। ये जो अप्रोच है इसका एसोसिएशन स्कूल ऑफ तेल अवीव से है और इसमें जो है बहुत सारे फिगर्स एनी बिसेट, इवन जोहार और गॉयडन टोरी जैसे लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने उस टाइम पे इस अप्रोच के ऊपर बात किया था। इसके बाद सेकंड अप्रोच है जो कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच में जो रिसर्चर्स थे डी सेलेस्कोविच, एम लेंडर, इन लोगों ने बोला कि इसको जो है एक कम्युनिकेटिव अप्रोच है, इसका मतलब है एक थियरी ऑफ सेंस। सेंस की जो है उन्होंने एक पद्धति एक सिद्धांत बनाया। ये जो है मेनली बेस्ड है इंटरप्रिटेशन के ऊपर। ये जो अप्रोच है इसका मतलब ये है कि जो मीनिंग होता है कोई भी ट्रांसलेशन जो भी सोर्स लैंग्वेज है वो एक्चुअली कन्वे क्या कहना चाहता है, उसका क्या मीनिंग है, वो जो है ट्रांसलेट करना चाहिए, ना कि उस लैंग्वेज को। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ड टू वर्ड आपको इसमें लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के ऊपर इन्होंने बात नहीं किया है। इनका मतलब यही है कि एक्चुअल जो उनका मीनिंग है, जो किसी भी लैंग्वेज में कोई चीज़ लिखा गया है वो ट्रांसलेट होना चाहिए। और लैंग्वेज क्या होता है, जस्ट एक जो है व्हीकल होता है जो मैसेज को कैरी करने का काम करता है और ये अंडरस्टैंडिंग में एक ऑब्स्टेकल का भी काम कर सकता है। इसलिए इनका ये कहना है कि आप जो है लैंग्वेज को डायरेक्ट टू डायरेक्ट ट्रांस नहीं, इसका जो मीनिंग है उसको जो है आप ट्रांसलेट करें, तो उससे जो है लोगों के को जो है करेक्ट चीज़ मिलेगी, क्या एक्चुअल सोर्स लैंग्वेज में उस टेक्स्ट में क्या कहना चाहता है, और टारगेट को जो है उसको करेक्ट ट्रांसलेशन बिल्कुल जैसे वो चाहता है वैसा का वैसे उसको मिल पाएगा। तीसरा अप्रोच है हर्मेनेटिक अप्रोच। हर्मेनेटिक अप्रोच का मतलब है कि ये पहली बात तो हम बात करते हैं कि ये किसके काम के ऊपर जो है ये बेस्ड है। तो ये जो है जॉर्ज स्टीनर के काम के ऊपर बेस्ड है और इनका जो है ये सोचना था कि ह्यूमन कम्युनिकेशन इज ए ट्रांसलेशन, यानी कि जो ह्यूमन कम्युनिकेशन हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो सारा का सारा ट्रांसलेशन ही एक तरह से है। इन्होंने अपने बुक में, बाइबल नाम की बुक थी,
उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया है कि ट्रांसलेशन एक साइंस नहीं है, बट ये एक जो है एग्जैक्ट एक आर्ट है। और एक जो ट्रू ट्रांसलेटर होता है उसको खुद एक जो है राइटर बनने की जो है कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब वो उसके अंदर खुद ही जो है ओरिजिनल जो है जो कोई भी चीज़ ओरिजिनल कुछ जो है लिखना है, कुछ नया चीज़ बनाना है, उसकी उसके अंदर जो है कैपेबिलिटी होना चाहिए कि कोई भी ओरिजिनल लिटरेचर वो प्रोड्यूस कर सके। और ओरिजिनल टेक्स्ट जो है क्या एक्चुअली ऑथर कहना चाहता है उसको अच्छी तरह से समझ सके, और वही चीज़ जो है ट्रांसलेट करके दूसरे लैंग्वेज में लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पाए। चौथी अप्रोच है लिंग्विस्टिक अप्रोच। अब लिंग्विस्टिक्स जो लिंग्विस्ट हैं, विनय, डार्बेलनेट, ऑस्टिन, बेजलिनेट, मोनिन, ये सब जो है लैंग्वेज टेक्स्ट के अंदर जो है उसके स्ट्रक्चर और उसके जो है प्रैग्मेटिक्स के ऊपर काफ़ी जो है मतलब इन्होंने इनका फोकस ज़्यादा था ट्रांसलेशन में। ये जो पर्सपेक्टिव लिंग्विस्टिक अप्रोच वाली है, इसका ये कहना है ये और मानना है कि कोई भी ट्रांसलेशन, चाहे ये जो है मार्केटिंग का ट्रांसलेशन है, मेडिकल ट्रांसलेशन है, या लीगल ट्रांसलेशन है, या किसी भी टाइप का ट्रांसलेशन है, इसमें फंडामेंटल यूनिट्स जो वर्ड के होते हैं, वर्ड, सिंटैम और सेंटेंस, इनका जो है सबसे ज़्यादा कंसिडरेशन किया जाना चाहिए। ये इस अप्रोच का सोच था। इसके बाद नेक्स्ट है लिटरेरी अप्रोच। लिटरेरी अप्रोच का ये मानना है कि लिंग्विस्टिक एंडीवर से ओनली जो है किसी चीज़ को नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसका जो है लिटरेरी जो है मीनिंग क्या है और लिटरेरी फीलिंग क्या है, इसका वो जो है सोर्स लैंग्वेज का ट्रांसलेट लैंग्वेज के अंदर पक्का जो है टारगेट लैंग्वेज में आना चाहिए। इनका कहना है कि लैंग्वेज तो एक एनर्जी की तरह होता है जो कि वर्ड्स से जो है मैनिफेस्टेड होता है, जिसकी वजह से फाइनली क्या करते हैं, हम किसी भी कल्चर को एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसीलिए इनका कहना है कि ट्रांसलेशन जो है बिल्कुल जो है एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं होना चाहिए, बट इसकी लिटरेरी मीनिंग के ऊपर ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ड होना चाहिए। एंड लास्ट है सेमियोटिक अप्रोच। सेमियोटिक्स जो है आपको पता है कि सेमियोटिक्स क्या है, एक साइंस है जो कि साइंस और सिग्निफिकेशंस को जो है साइंस को जो है स्टडी करता है, और इसके ऊपर जो है क्या किस तरह से साइंस सिंबल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, इसका क्या मीनिंग होना चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग की जाती है। तो सेमियोटिक अप्रोच का ये कहना है कि जो भी आप ट्रांसलेशन करते हैं उसका जो है कैलिब्रेशन, साइन, ऑब्जेक्ट और इंटरप्रेटर, इनके साथ भी होना बहुत ही ज़रूरी है। इस पर्सपेक्टिव से ट्रांसलेशन जो है एक इंटरप्रेटिंग जो है टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने का जो है ये तो वे तो है ही है, लेकिन सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट के साथ जो है इसका एक यूनिक रिलेशन होना चाहिए। और जो भी जो है साइन सिंबल्स या जो चीज़ें उस पार्टिकुलर किसी भी लिटरेचर में किसी भी लैंग्वेज के अंदर शामिल हैं, उनको भी इसमें साथ में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये 6 अप्रोच हैं। अगर हम इनके बीच में अगर हम करेक्ट रिलेशन बनाना चाहें कि किसमें क्या-क्या कैसे-कैसे जो है कौन-कौन से अप्रोच में है, तो सोशियो लिंग्विस्टिक अप्रोच की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या ट्रांसलेशन को ट्रांसलेटर को बोलते हैं कि वो सोसाइटी का अपना खुद का होना चाहिए और अपना खुद का कल्चरल सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड उसका जो है होना चाहिए, और उसके हिसाब से वो जो भी चीज़ ट्रांसलेट करता है वो ताकि जो है जो टारगेट लैंग्वेज वाली जो सोसाइटी है उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाए। और कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब है कि इसमें जो है मीनिंग्स जो होते हैं जो ये कन्वे करना चाहता है उसको जो है ट्रांसलेट किया ना जाना चाहिए, ना कि लैंग्वेज को। तो ये लैंग्वेज के ट्रांसलेशन के ऊपर जोर नहीं करता है, इस आदमी कन्वे क्या कहना चाहता है उसके ऊपर जोर देता है। हर्मेनेटिक अप्रोच की अगर बात करें तो इनका ये कहना है कि ट्रांसलेशन क्या है, ये एक जो है एक आर्ट है। वो जो भी ट्रांसलेटर है वो खुद जो है एक राइटर बनने की कैपेबिलिटी होना चाहिए, और ऑथर जो एक्चुअल उसका टेक्स्ट क्या कहना चाहता है वो जो है सही तरीके से उसके अंदर
ट्रांसलेट होना चाहिए। और इनका मेन फोकस यही था कि जो है कोई भी आदमी अगर ट्रांसलेट कर रहा है तो जो टारगेट लैंग्वेज है उसका बहुत अच्छा नॉलेज उसको होना चाहिए और वो उसी सोसाइटी और उसी लैंग्वेज से ही आना चाहिए। मेन इनका यही कहना था। लिंग्विस्टिक अप्रोच में जैसे कि आपको बताया वर्ड, सिंटैम और सेंटेंस, इसका जो है ट्रांसलेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। और लिटरेरी अप्रोच में का कहना है कि जो है ये लिंग्विस्टिक एंडीवर खाली नहीं होना चाहिए, लिटरेरी जो है मीनिंग उसका क्या होता है उसके ऊपर जो है आपको ट्रांसलेशन करना चाहिए। और इसी तरह से सेमियोटिक अप्रोच कहता है कि ट्रांसलेशन जो है इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट का जो है मतलब होता है और इसके अंदर सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट को बहुत ही एक यूनिक स्थान दिया जाता है। और जो भी साइन लैंग्वेजेज यूज होते हैं या फिर जो है साइन सेमियोटिक्स जो है हाव भाव जो चीज़ें होती हैं उसको भी ट्रांसलेशन के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसेंशियल ट्रांसलेटर स्किल्स। जो इसेंशियल ट्रांसलेटर जो स्किल्स हैं जो कि ट्रांसलेटर के लिए बहुत ही इसेंशियल हैं, जो कि जिनकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, तो वो 7 स्किल्स हैं। एडवांस लैंग्वेज नॉलेज, excellent writing skills, in-depth cultural knowledge, sound research skill, best practice translation and review process, sound translation judgment और computing and CAT skills। तो एक एक को अब हम समझते हैं। अगर हम बात करेंगे एडवांस लैंग्वेज नॉलेज, तो कोई भी ट्रांसलेटर है, अगर आप जो है किसी चीज़ को ट्रांसलेट कर रहे हैं, जब तक आप उसको समझते नहीं हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, जितने भी टेक्स्ट हैं, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस हैं, उसको जो है आप अच्छी तरह से अगर समझते नहीं, उसके बारे में अच्छी जानकारी नहीं रखते हैं, तब आप जो ट्रांसलेशन करेंगे वो कम्प्लीटली एक्यूरेट ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता है। इसलिए इनका ये कहना है कि नॉलेज का, लैंग्वेज का जो है नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो अच्छे ट्रांसलेटर हैं उनको सारी मीनिंग्स, उनके नुएंसेस, कौन सी चीज़ को कहाँ पे अप्लाई करने से उसका मीनिंग किस तरह से बदल रहा है उसके बारे में पूरा फुल नॉलेज होना चाहिए। हम कैसे एडवांस लैंग्वेज का नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके कुछ तरीके हैं। पहली बात तो आप स्टडी करो, जिस लैंग्वेज का आप जो है सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज दोनों का भी अच्छी तरह से लिटरेचर की स्टडी करो, उसको अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से समझो। और सोर्स लैंग्वेज मीडिया का आप जो है कंज्यूमर होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो सोर्स लैंग्वेज है मीडिया उसको जो है वो काफ़ी आपको जो है उसको सुनना चाहिए और उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो कल्चर्स हैं सोर्स और टारगेट दोनों को, उनके जो है अगर सोर्स लैंग्वेज है कोई और आप टारगेट कंट्री में हैं तो आप सोर्स लैंग्वेज की कंट्री में भी आपको जाना है और आपको जो है सारी की सारी चीज़ें वहाँ का कल्चर को समझना है, तभी आप जो है करेक्ट तरह से किसी भी चीज़ को आप जो है ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है, एडवांस लैंग्वेज नॉलेज, और साथ में इसको गेन करने का तरीका जो बताया है वो आपको फॉलो करना चाहिए। दूसरा है एक्सेलेंट राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स बहुत ही एक्सेलेंट होनी चाहिए। आप एक अच्छा ट्रांसलेटर अपना अगर बनना चाहते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा राइटिंग का स्किल होना चाहिए। और स्पेशली जो है जो टारगेट लैंग्वेज है उसके अंदर आपको लिखने की पकड़ बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए। और आपका किस तरह से वर्ड्स को लिखना है और किस तरह से उसके अंदर फ्लेयर लाना है। फ्लेयर का मतलब ये है कि लैंग्वेज के अंदर एक अच्छी सी ऐसी खूबसूरती लाना है, इडियम फ्रेजेस जहाँ जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है करें, कि ताकि जो है जो सुनने वाला है उसको सुनने में वो एकदम प्लेन लैंग्वेज की तरह न लगे, अट्रैक्टिव लगे। और बहुत तरह से आपको टेक्स्ट स्टाइल्स जैसे कि प्रोमोशनल और मार्केटिंग में है, फार्मर, लीगल, कैजुअल, टेक्निकल, इन सब चीज़ों में आपको ये सब चीज़ें जो है उसके राइटिंग स्किल्स, हर एक चीज़ का हर एक स्टाइल को कहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करना है, फ़ॉन्ट्स कौन से यूज करने हैं, इन सब चीज़ों को जो है आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं किस तरह से इसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने के लिए आपको राइटिंग कोर्स ले सकते हैं,
और पीयर्स अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको देखें कि वो किस तरह से उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कैसे चीज़ों को ट्रांसलेट करते हैं, किस तरह से वर्डिंग करते हैं। और ट्रांसलेशन जो बहुत सारे तरह के किए हुए हैं उनको आप पढ़ें, उससे आप समझें, उसके ऊपर टाइम लगाएं, अपना वर्डिंग को पॉलिश करें। इसके अलावा जो है खूब सारा स्टडी करें और अपना वोकेबलरी पहली बात तो एक्सटेंड करें, क्योंकि वोकेबलरी आपका जो है भरा होना चाहिए। शब्दकोश आपके जितना ज़्यादा उस टारगेट लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड्स हैं उनके बारे में जानकारी होगी, आप उतना ज़्यादा अच्छे से आप जो है किसी चीज़ को ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जो है एक अच्छा ट्रांसलेटर बन सकते हैं। नेक्स्ट है इन डेप्थ कल्चरल नॉलेज। कल्चरल नॉलेज जो है किसी भी लैंग्वेज का जानना बहुत ज़रूरी है। आप जिसके साथ रिलेट करना चाहते हैं, जिसमें आप ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, एक अच्छा ट्रांसलेटर वही है जिसको सोर्स और टारगेट लैंग्वेज के जो कल्चर्स हैं उनके बारे में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उनके वैल्यू सिस्टम्स किस तरह से जो है इस वर्ड को जो है उनके लोग जो है समझते हैं और किस तरह देखते हैं, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और कल्चर स्पेसिफिक जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि उनके कस्टम्स, ट्रेडिशंस, पास्ट टाइम्स, इनके ऊपर बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए टारगेट लैंग्वेज की और सोर्स लैंग्वेज की और इनके दोनों के कल्चरल की। तभी जो है आप अच्छी तरह से जो ट्रांसलेशन करते हैं उसके अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट जो है ला पाएंगे। अब कल्चरल नॉलेज बढ़ाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहली बात है कि आप जो है दोनों टारगेट और सोर्स लैंग्वेज कंट्रीज़ में आपको टाइम बिताना है, लोगों को समझना है जाके। दोनों लैंग्वेज की जो मीडिया है उसको आप रेगुलर आप जो है उसको कंज्यूम करना है, यानी कि पढ़ना, सुनना, उस मीडिया का जो है दोनों को जो है हमेशा इस्तेमाल करना है आपको। इसके अलावा आप कल्चरल इवेंट्स को अटेंड करें। और जो रिसर्च एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपने कल्चर में भी जा कर के एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं, तो बहुत सारे जो रिसर्च पेपर्स और रिसर्च वाली चीज़ें हैं आप उनसे जो है आगे की और जानकारी हासिल करें, तो इससे आप एक अच्छे ट्रांसलेटर बन सकते हैं। चौथा है साउंड रिसर्च स्किल्स। साउंड रिसर्च स्किल का मतलब ये है कि एक ट्रांसलेटर जो है उसको हमेशा जो है रिसर्च करते रहना चाहिए। वर्डिंग किस तरह करना है, सेंटेंस कैसे बनाना है, मीनिंग्स किस तरह कहाँ पे कैसे डालना है, वोकैबुलरी, जार्गन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको जो है रिसर्च कर कर के जो है ही पता चलता है। आप इसको रिफ़ाइन कैसे करें? गूगल सर्चेज हैं, आपके जो दूसरे साथी क्या करते हैं उनसे, और बहुत सारे जो है बुकमार्क्स हैं उनको फाइंड आउट करें, और बहुत सारे रेफरेंस सोर्सेज होते हैं उनको। इसके अलावा जो है ट्रांसलेटर फोरम्स में जाएं और उसके अंदर लोगों से चीज़ों को समझें, उसको ज्वाइन करें। तो इन सब चीज़ों से आपका जो है रिसर्च स्किल जो है काफ़ी स्ट्रांग होगी और आप एक अच्छे ट्रांसलेटर बन पाएंगे। पाँचवीं है बेस्ट प्रैक्टिस ट्रांसलेशन एंड रिव्यू प्रोसेस। बेस्ट प्रैक्टिस ट्रांसलेशन का मतलब है कि ट्रांसलेशन एक मेंटली बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है, और बहुत सारी छोटी छोटी भी अगर शॉर्टकमिंग्स इसके अंदर आ गई तो आपका ट्रांसलेशन जो है एक्यूरेट नहीं होगा। तो थोड़ा सा भी अगर इनएक्यूरेसी हो गया तो फिर आपका ये समझ लीजिए कि आप एक्चुअल जो सोर्स लैंग्वेज है जो कन्वे करना चाहता है आप उसको पूरी तरह से कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको रिव्यू प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको बार बार रिव्यू करते रहें, रिव्यू करते रहें, ताकि जो है आप अच्छी तरह से जो है उसको टारगेट लैंग्वेज का जो आपने ट्रांसलेशन किया उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। इसको इम्प्रूव करने के तरीके ये बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशन कोर्स आप करिए, ताकि आपको उसके नुएंसेस जो होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो बारीकियाँ होती हैं उसके बारे में पता चले। आपको बहुत ही डिसिप्लिन होना चाहिए। ट्रांसलेशन जो है पहली बात तो शॉर्टकट आपको नहीं लेना है, आराम से आपको सारी चीज़ों को समझ के उसके बाद आपको ट्रांसलेट करना चाहिए। इसके अलावा जो है अपने कॉलीग्स के साथ आप आपस में जो है एक दूसरे का जो है काम, जो भी वर्क है उसको रिव्यू करें, तो उससे आपको जो है काफ़ी फ़ायदा होगा और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपके आएगा। छठवां है साउंड ट्रांसलेशन जजमेंट। साउंड ट्रांसलेशन जजमेंट का मतलब ये है कि जो वोकैबुलरी, जो स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं सोर्स लैंग्वेज में किए गए हैं और टारगेट लैंग्वेज में कौन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे।
उनको इस्तेमाल करना चाहिए। कहाँ पे आपको ज़्यादा लिटरल होना है, कहाँ पे आपको फ्री रहना है, एक्चुअल सेम वर्डिंग को इस्तेमाल नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों को आपको रिसर्च करना चाहिए, समझना चाहिए, और आपके अंदर इससे क्या होगा कि एक अच्छी एक स्किल जो है, बेसिक स्किल आपके अंदर ही जो है पैदा हो जाएगी। और आप खुद ही जो है किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करते समय आपको खुद सेल्फ जजमेंट अपना हो जाएगा कि जो है मैंने जो ट्रांसलेट कर रहा हूँ इसको मुझे किस तरह से करना चाहिए, किस तरह वर्डिंग करना चाहिए, कौन सा चीज़ होगा जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। इम्प्रूव करने के तरीके हो सकते हैं कि आप ट्रांसलेशन की स्टडी करें, जो तरह तरह के ट्रांसलेशन करें किए हुए हैं। कॉलीग्स के साथ अपने कोलैबोरेट करें, एक दूसरे के वर्क को क्रिटिसाइज़ करें, उनको सबको जो है देखें कि किसके अंदर क्या कमी है और आपस में डिस्कस करें उसके। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो एक मेंटर अपने लिए जो है सेलेक्ट करें, जिससे कि करेक्ट जो है सही फीडबैक जो दे पाए और आपकी ट्रांसलेशन स्किल को जो है इम्प्रूव करने में जिससे आपको मदद मिल सके। इसके अलावा जो है आप अपना खुद का वर्क का खुद स्टडी करके सेल्फ क्रिटिक का काम करें, एक्सपीरियंस गेन करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रांसलेट करेंगे उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस में मिलेगा। इसके अलावा जो लास्ट है, कंप्यूटिंग एंड कैट स्किल्स। कंप्यूटिंग एंड कैट स्किल का मतलब है कि आपको जो है कॉमनली यूज जो ऑफिस प्रोग्राम्स है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, इनके अंदर जो है आपको कंप्यूटिंग स्किल्स अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए। ट्रेडमार्क सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना चाहिए अच्छे अच्छे। और इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग वीडियोज़ हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, हर चीज़ की ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, यूट्यूब में जो है बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप इससे भी नहीं आपको उतना फ़ायदा हुआ है तो आप एक कोई कोर्स वगैरह ले लें, ज्वाइन कर लें कोर्स। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें करके और अपने जो है कॉलीग्स के नोट्स वगैरह को कंपेयर करके आप अपना जो है कंप्यूटिंग स्किल को काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये 7 जो है इसेंशियल ट्रांसलेटर स्किल्स हैं जो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अभी हम बात करेंगे ट्रांसलेटर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहली बात है अटेंशन टू डिटेल। जितने भी डिटेल्स हैं, जो सोर्स लैंग्वेज है उसको अच्छी तरह से उसको स्टडी करें, उसके अंदर वो एक्चुअल क्या कन्वे करना चाहता है, किस तरह का सिचुएशन है, कंटेक्स्ट क्या है, कंटेंट क्या है, दोनों को अच्छी तरह से जो है आपको उसके डिटेल्स को पहले समझें, सिचुएशन को अच्छी तरह से समझें, उसके बाद ही आप ट्रांसलेशन पे जो है जाएं। ये नहीं कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने सीधा भाग जाएं और एक्चुअल जो मीनिंग जो कन्वे करना चाहता है वो जो है एक्यूरेटली ना आ पाए। इसके अलावा गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल, आपके अंदर जो है अच्छी ऑर्गेनाइजिंग स्किल होने चाहिए। जो सक्सेसफुल ट्रांसलेटर होते हैं वो अपनी टाइम को बहुत अच्छी तरह से जो है मैनेज करते हैं। और हर चीज़ का एक रिकॉर्ड कीपिंग का जो है मतलब एक सिस्टम होना चाहिए कि आप हर चीज़ को जो है डॉकेट करें कि मैंने किस टाइम से किस टाइम तक क्या काम करना है, और उसके बाद नेक्स्ट कोई मेरा काम आया हुआ है तो उसको मैंने इस टाइम से शुरू करना है और इस काम को इस टाइम के अंदर फिनिश करना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है किसी काम को आपने ले लिया और उसको एक टारगेट दिया गया है कि उसको 5 दिन में ख़त्म करना है और आप जो है सही तरीके से अपने को ऑर्गेनाइज करके काम नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ दे रहे हैं, टाइम पे पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इससे भी आपको जो है बहुत नुकसान हो सकता है। इसके अलावा सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, तभी आप जो है किसी चीज़ को टाइमली और सही तरीके से कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करने की आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, चाहे वो सोर्स लैंग्वेज हो चाहे टारगेट लैंग्वेज हो। डिपेंडेबिलिटी, जो क्लाइंट्स हैं वो जो है आपको समझें कि ये आदमी डिपेंडेबल है। कहने का मतलब उनके अंदर एक आपको जो है कॉन्फिडेंस और एक अंदर जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम होना चाहिए कि वो समझें कि भाई ये आदमी है जो इस काम को सही टाइम पे और सही टाइम से समय से और सही तरीके से कंप्लीट करके टाइमली आपको दे सकता है। तो वो डिपेंडेबिलिटी आपके अंदर आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि क्लाइंट्स के अंदर जो है ये भावना होना चाहिए और आपको मार्केट में अपने आप को इस तरह इस्टेब्लिश करना चाहिए कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहे कि हाँ भाई मुझे ये काम कराना है तो यही सबसे बेस्ट आदमी है। तो इसलिए आप अपने उसमें बेस्ट बनना चाहिए, इसलिए आप डिपेंडेबिलिटी पैदा करना चाहिए लोगों के अंदर। नेक्स्ट है अडाप्टेबिलिटी। जितने भी ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन है या नॉन स्टैंडर्ड हैं, और जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट हैं वो क्या चाहता है,
तो उनको सबको जो है आप उसको माइंड में रखते हुए, ये नहीं कि किसी क्लाइंट ने बोल दिया कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, आपने ऐसा कर दिया, तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को चेंज करो, ठीक है, उसको चांस दो, बोलो कि भाई ठीक है, लाओ मैं इसको इस तरीके से दोबारा से इसको इम्प्रूव करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है, जो क्रिटिक्स होते हैं, उनको सजेशंस जो होते हैं क्रिटिक्स के, उनको जो है आपको एक्सेप्टेबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए, आप उसको अडॉप्ट करें और उसके हिसाब से अपने आप को जो है चेंज करें, और ओपन माइंड से अडॉप्ट करें, आप उसको बुरा नहीं मानना है, जो आदमी जो बता रहा है वो आप उसको जो है अच्छे से खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करें और उसके हिसाब से चेंज करें, तो इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा इंटेग्रिटी, आप अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करेंगे। बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बहुत सारे उनके जो है क्लाइंट्स वगैरह, और जो अच्छे अच्छे जो कंपनियां फर्म्स होती हैं, उनकी बहुत सारी जो डेटा होती हैं वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि आपको उन्होंने ट्रांसलेट करने के लिए दिया और आप उस डेटा को जो है हर तरफ फैला दें, उससे उस कंपनी को बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आपके अंदर एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उस कंपनी को वो समझे कि भाई ये आदमी, इसको मैंने दिया है तो मेरा एक भी डेटा जो है कहीं भी इधर उधर नहीं होगा, फुल्ली कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तो वो इंटीग्रिटी आपने उस फर्म या उस कंपनी के साथ या उस बिजनेस के साथ आपको पैदा करना है। इसके अलावा नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब है कि आपके अंदर एक जागरूकता होनी चाहिए कि आप जो है कौन से टेस्ट होंगे, कौन से वर्ड होंगे जो इंटरेस्टिंग होंगे, और उनको मतलब हमेशा उसके अंदर जो है आपने कोशिश करना चाहिए कि अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए अच्छी चीज़ें सीखने की और अच्छे अच्छे वर्ड्स को जानने की। प्रोजेक्ट्स को, आप पुराने ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट्स को पढ़ के भी आप आपके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें अपने आप को इम्प्रूव करने का जो है जान सकते हैं कि कहाँ पे मैंने किस वर्डिंग को किस तरह करना चाहिए। तो इससे आपका काम काफ़ी बेहतरीन होगा और लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रोफेशनल प्राइड। आप जिस काम को कर रहे हैं उसके अंदर अपना सेल्फ प्राइड होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप किसी भी काम को करेंगे तो आपके अंदर जो है उसके साथ फुल्ली जो है इवॉल्व होने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम लास्टली बात करेंगे सोर्सेज ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो पहले प्राइमरी सोर्स की बात करते हैं। इसमें दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक प्राइमरी सोर्स और एक को हम बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स वही है जो कि एक आई विटनेस अकाउंट होता है, या कोई इवेंट जो हैपनिंग हो रहा है उसका ओरिजिनल जो स्टेटिस्टिक्स है, या फिर कोई साइंटिफिक रिसर्च है जो ओरिजिनल जो निकल के आया है, उसको हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं। प्राइमरी सोर्स के अंदर आते हैं डायरीज होते हैं, लेटर्स होते हैं, स्पीचेज होते हैं, ऑटोबायोग्राफीज़, फोटोग्राफ्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के, कोर्ट रिकॉर्ड, डेथ सर्टिफिकेट्स वगैरह, कंटेम्प्रेरी न्यूज़ रिपोर्ट, जो कोई भी डायरेक्ट जो है कोई न्यूज़ आया, न्यूज़पेपर्स, टेलीकास्ट, रेडियो एड्रेसेस से, आई विटनेस अकाउंट्स जिसमें जो है मैप्स हो गए, चार्ट्स हो गए, इसके अलावा डायग्राम, म्यूजिक, इंटरव्यूज़, इमेजेज, बहुत सारे फोटोग्राफ, पेंटिंग, फिल्म्स, स्टेटिस्टिक्स या किसी चीज़ के दिए हुए हैं, पोल्स और पब्लिक ओपिनियन डेटा, लॉज, स्टेट्यूट्स, हियरिंग्स, ये सारे के सारे आपके जितने भी होते हैं ये प्राइमरी सोर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्स की। सेकेंडरी सोर्स वो सोर्स होता है जो कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होता है, जो प्राइमरी नहीं होता है। कहने का मतलब, किसी ने कोई चीज़ देखा तो जो उसने देखा उसको डायरेक्ट कन्वे किया, वो तो प्राइमरी हो गया, जो वर्ड टू सेम जैसे उसने देखा कन्वे किया। अब उसके बाद उसको किसी ने अपने उसमें उसके डेटा के थ्रू जो है कुछ लिखा और उसमें चेंजेस किए या जैसे भी है बाद में रिप्रोड्यूस किया, तो वो आपका जो है सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे एडिटोरियल्स, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं जो कि प्राइमरी सोर्स के डेटा के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो इसलिए जो बाद में जो प्रोड्यूस की जाएंगी वो सारी की सारी जो है सेकेंडरी सोर्स हो जाएंगे। सेकेंडरी सोर्सेज में आप जर्नल्स हो गए, मैगजीन आर्टिकल्स हो गई, टेक्स्ट बुक्स हैं, कमेंट्रीज हैं, इंसाइक्लोपीडियाज हैं, तो ये सारे के सारे इनको जो है सेकेंडरी सोर्स कहा जाता है। और सेकेंडरी सोर्सेज, ट्रांसलेशंस जो है, ट्रांसलेशन को भी बोलते हैं कि ये भी सेकेंडरी सोर्सेज हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन, आप किसी ने प्राइमरी कोई चीज़ प्रोड्यूस किया है उसके बाद आप उससे ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उनको सेकेंडरी सोर्स माना जाता है। अगर ट्रांसलेशन जो है ऑथर के द्वारा जो है या इशूइंग एजेंसी के द्वारा जो है वो डायरेक्ट अगर नहीं कराया गया है, तब उसको सेकेंडरी सोर्स बोलेंगे।
अगर वो डायरेक्ट उन्होंने कराया हुआ है तो वो उसको प्राइमरी सोर्स कहा जाएगा। सेकेंडरी सोर्स जो होते हैं उसमें इंटरप्रिटेशन होते हैं, एनालिसिस बहुत सारे होते हैं प्राइमरी सोर्स के ऊपर बेस्ड, तो उनको सबको इसलिए से सेकेंडरी सोर्स में हिस्टोरिकल टॉपिक्स भी हो सकते हैं, मैगजीन आर्टिकल्स जो है ये सारे सेकेंडरी होते हैं, और जुडिशियल पनिशमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेकेंडरी सोर्स में। इसके अलावा जो ट्रांसलेशंस होते हैं वो सब सेकेंडरी सोर्स बोला जाता है, और बुक्स होते हैं, बुक्स सेकेंडरी सोर्स कहा जाता है। और कुछ बुक्स आप जो है प्राइमरी सोर्स में भी जो है आप पा सकते हैं। तो सेकेंडरी सोर्स प्राइमरी सोर्स भी बन सकता है। न्यूज़पेपर्स जो होते हैं उसके कुछ चीज़ें प्राइमरी होते हैं, कुछ चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। जैसे कि आप अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ जैसे न्यूज़पेपर्स में भी आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे आर्टिकल्स जो होते हैं पब्लिश होते हैं न्यूज़पेपर्स में वो सेकेंडरी सोर्स होते हैं, और जो रिपोर्टर्स के द्वारा डायरेक्ट जो आई विटनेसेस इवेंट्स होती हैं उनको जो पब्लिश कराते हैं वो प्राइमरी होता है। तो किसी भी मीडिया कवरेज या किसी इवेंट में उसमें अगर ऐसा कुछ डायरेक्ट जो है कवरेज हो रहा है तो उसको हमें प्राइमरी सोर्स जो है, जो भी न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है उसको हम प्राइमरी सोर्स मानना चाहिए। और इसके अलावा बाकी जो आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश होती हैं तो उनको जो है हमें देखना चाहिए कि ये किस टाइप की आर्टिकल है। अगर डायरेक्ट जो है प्राइम उस सोर्स के थ्रू जो आ रहा है उसके ऊपर लिखा जा रहा है और डायरेक्ट जो एक्टिविटीज़ है तो उसको हम प्राइमरी लेना है। और पीछे की कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके हम अगर उस आर्टिकल में शामिल करके स्टैटिक्स के माध्यम से दे रहे हैं तो उसको हमने सेकेंडरी सोर्स की तरह से मानना है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में डिफरेंस है। इसी के साथ आज का ये लेसन हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगले लेसन में फिर मिलते हैं, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।